हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। मैं प्रोटस आईएएस से सबिया और आज एक नए विषय के साथ आई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतिहास की जानू श्रृंखला को लेकर के आई हूँ, बट इतिहास से ही संबंधित है। आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आज मैं लेकर के आई हूँ वैकल्पिक विषय को लेकर के, यानी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रोटस आईएएस प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री ऑप्शनल को। आप लोगों का प्यार और सहयोग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्यूरी है कि उनको जानना है कि आखिर हिस्ट्री ऑप्शनल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं फिर मार्क्स गेन नहीं होते हैं, गेनिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे नहीं है? आप कैसे तोलते हैं कि हिस्ट्री गेनिंग सब्जेक्ट नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं मानती और मैं अपनी बातों को आपके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों रखना चाहिए, टॉपिक है आज का हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, या मेरे सवाल का जवाब भी यही है कि इतिहास क्यों रखा जाए, इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों रखा जाए। ठीक है ना? मैं आपको बताते चलूं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो रोचक बहुत है, ठीक है? रोचक इन द सेंस ये हो जाता है कि इतनी सारी कहानियों और अनगिनत रोचक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप मेरे प्रोटेस आईएएस चैनल पे जाके इतिहास के जानो तथ्यों को आप जब सर्च करोगे तो उसमें रोज एक नए तथ्य आपको जुड़े हुए दिखेंगे। एक तो ये है कि इंटरेस्टिंग बहुत होता है। तो आप कहेंगे कि मैम हिंदी ऑप्शनल भी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है मैं वही बताना चाह रही हूँ। हिंदी वगैरह में दोहे वगैरह आपको बहुत याद करने पड़ेंगे। इतिहास ऑप्शनल रखने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको मेडिवल एंड एंशिएंट के डेट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर आप अपने आंसर राइटिंग में नहीं इंक्लूड करते हो तो उससे आपके मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न ये होता है कि एंशिएंट और मेडिवल के यानी प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास में बहुत सारे डेट जो होते हैं वो डिबेटेबल हैं, अभी भी विवादास्पद हैं। और विवादास्पद हैं तो वैसे डेट को अगर ना भी मेंशन करें तो चल जाएगा। रह गया मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री के डेट आपको याद करने होंगे। मॉडर्न इंडिया के भी 1900 के बाद, यानी 1900 गांधी आगमन से आप कह सकते हैं, गांधी युग से लेकर के और 1947 तक के डेट आपको याद करने होंगे। तो मॉडर्न इंडिया का अपना एक अलग अप्रोच है। दूसरा ये है कि हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो पूरी दुनिया को जानते हैं कि दुनिया में शासन कैसे रहा, कैसे लोकतंत्र हुआ, कैसे वहाँ के इतिहास को परिवर्तनवादी चरण के रूप में देखा जाएगा। अगर हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हमारे देश ने ना जाने हमारे देश की कितनी सारी स्वतंत्रता सेनानी ठोकरों को खा करके और मॉडर्न इंडिया यानी कि हमारा जो नया भारत है उनको जन्म दिया। आधुनिक भारत यानी जो गुलामी से भरा हुआ भारत था उसे समाप्त किया। अगर हम मेडावल की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत एक ऐसा खजाना था जिसपे शासन करने के लिए ना जाने कितने सारे देशों से मुल्कों से लोग आए और शासन किए। एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारतीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ, एक्चुअल ह्यूमन का विकास कैसे हुआ। ये सारी चीजें है ना इंटरेस्टिंग? तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि ऑप्शनल क्यों रखना चाहिए, तो अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो हिस्ट्री ऑप्शनल तो आपको प्रीलिम्स के लिए किसी भी स्टेट का हो या यूपीएससी का हो उसके लिए अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला फैक्ट तो ये है कि अगर आप ऑप्शनल रखते हो तो उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि प्रीलिम्स का यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो या किसी भी चीज़ का प्रीलिम्स हो, उसके लिए आपको कोई अलग किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो उतने से कम, एक भार कम हुआ ना आपका, एक वेटेज कम हुआ। दूसरा, अगर इसकी खासियत हम देखें, पहला मैं लिख देती हूँ। तो अगर मैं देखूं तो मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लगभग 40% का योगदान होता है अकेले हिस्ट्री का, है ना? अभी बिहार का एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश होगा आप देखना कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इतिहास से थे, आने वाले समय में भी होंगे और हमेशा रहता है एज इट इज। ठीक है, यूपीएससी भी पूछता है 30 से 35 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, 30 से 35 एवरेज इतिहास से। तो आप जब ऑप्शनल पढ़ रहे हो ना तो समझो कि उस विषय का विषय दाता बन गया, है ना? तो विशेषता, सारी विशेषताओं को आप छन्नी की तरह छान के पढ़ते हो, है ना? तो वो प्रीलिम्स कवर होगा। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जीएस पेपर 1। दूसरा अगर हम बात करें तो मेंस में जीएस पेपर 1,
ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपको सवाल जो आएंगे एंशिएंट से भी आएंगे, मेडावल से आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से आएंगे और वर्ल्ड से आएंगे। तो आप जब ऑप्शनल पढ़ ही रहे हो तो इसके लिए तो अलग से तैयारी आपको करनी ही नहीं है, ये तीनों पेपर अपने आप कवर अप दे देगा। और जीएस पेपर 1 में क्या क्या है, हिस्ट्री है तीनों, फिर ज्योग्राफी है एंड इंडियन सोसाइटी है। चौथा इसका सबसे बड़ा फायदा है ना, तीसरा, कि ये इंडियन सोसाइटी के लगभग 40% सिलेबस को कवर अप करता है। कैसे? जैसे आपसे पूछे कि भारतीय समाज व्यवस्था के तहत महिलाओं की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या परिदृश्य है, ये पूरी तरह से हिस्ट्री से रिलेट होता है। जैसे मान लो जब महिलाओं की स्थिति को आप लिखोगे, ठीक है, तो जब लिखोगे महिलाओं की स्थिति को तो आप रिलेट करोगे ना कि हड़प्पा में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मातृसत्तात्मक समाज थी। फिर आप ऋग्वैदिक में जाओगे तो थोड़ी बेहतर थी, उत्तर वैदिक में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली, और मौर्य काल में और गिरा, गुप्त काल में महिलाओं की तुलना जुआ और शराब के साथ कर दिया गया, महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन गिरती गई। लेकिन फिर सातवाहन वंश दक्षिण भारत में देखोगे, महिलाओं ने शासन किया, उन्हें राज्य करने का अधिकार दिया गया, तो वहां कुछ बेहतर थी, आप कंपेयर कर पाओगे उत्तर और दक्षिण भारत को, ठीक है। उसके अलावा जब आप मेडावल में देखोगे तो महिलाओं की स्थिति और बुरी हुई और गिरी, उनसे शिक्षा और इन सब चीजों का अधिकार, एक हरम में कैद होकर के रहना और इस तरह की चीजें देखने को मिली, फॉर्म हुआ। फिर जब मॉडर्न इंडिया आया तो महात्मा गांधी को बड़ी बड़ी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सजेस्ट किया कि महिलाओं की भागीदारी लगाई जाए, और वो खुद भी चाहते थे कि समानता, इक्वालिटी आए। और वो कैसे आएगा, जब पुरुष और महिला समाज एक साथ काम करना शुरू किया। तो पहला जो आंदोलन हुआ था कौन सा, सविनय अवज्ञा, उसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी बराबर थी। और इसके लिए कौन उन्हें सजेस्ट किया था महात्मा गांधी को, सरोजनी नायडू और मैडम विकाजी कामा ने, है ना। तो इन्होंने सजेस्ट किया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। वर्तमान समय में सरकार के जो प्रयास हैं आप उनको रिलेट करके, करेंट से अपडेट करके आप इतने अपने आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। तो ये रिलेट हुआ ना, 40%। आखिर हिस्ट्री आप जानते रहोगे तब तो लिखोगे ना। चौथा फायदा इस हिस्ट्री ऑप्शनल का ये होता है कि अगर मान लो आप एसे लिख रहे हो, एसे के पेपर का 50% का वेटेज देता है ये, 50% का वेटेज कम जो है वो करेगा। मान लो एसे आप लिख रहे हो, एसे में लिख देता है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पे चर्चा करें, या महात्मा गांधी जो भी थे उनसे, या रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल रहा है, किसी भी ऐसे दार्शनिक को बोल रहा है रिलेट करते हुए, तो आप इतिहास पढ़े रहोगे ना तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को देख पाओगे। जैसे हम जिन्ना को आज के समय में, जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा सा कटाक्ष करके देखती है, लेकिन जिन्ना का जो शुरुआती चरण रहा वो काफी पॉजिटिव रहा भारत के लिए। इसलिए तो सरोजनी नायडू ने उन्हें कायदे आजम की उपाधि दी थी, है ना, कायदे आजम कह के बुलाया जाता था, आज भी उन्हें कायदे आजम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय का जो जिन्ना थे, उस समय के जो जिन्ना थे वो डिफरेंट थे, लेकिन 1930 के बाद के जिन्ना डिफरेंट हो गए। तो आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जब देखोगे तभी कर पाओगे। उसके अलावा जो पांचवा सबसे बड़ा प्रॉफिट है इसका, कि आपका GS4 यानी कि एथिक्स, नीति शास्त्र जिसको कहते हैं आप लोग, है ना। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, आलोचना है, नैतिकता है। और जब आप इतने सारे लोगों को पढ़ लोगे तो इजिली आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो और किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, इतने सारे नॉलेज को गेन होने के बाद। लेकिन बशर्ते आपको नॉलेज तो होना चाहिए। और ये 4 पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल के, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, और मैं बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास को पढ़ने के बाद इतनी समझ तो आप में आ ही जाएगी। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि मैम बुक क्या पढ़े, ठीक है। सबसे जरूरी चीज कि या तो आप टीचर के साथ गाइडेंस लो, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। तो जब तक टीचर के गाइडेंस में नहीं रहेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा पेपर कैसे और कितने दिन में कवर अप करना है। पता चला कि आप 8 महीने तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इतनी सारी किताबें और इतने सारे जो ये है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो एक सही गाइडेंस के लिए आप टीचर से जुड़िए, उसके लिए आप हमारे पुंटस IAS चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद करोल बाग विजिट भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे रेफरेंस बुक मांगते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चे मेंस भी देना उन्हें तब भी स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम सिर्फ गाइड है, किताब नहीं है। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, अच्छे स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, मार्क्स जरूर आएगा। तीसरा रीजन ये होता है कि हम हिस्ट्री में मार्क्स इसलिए नहीं गेन कर पाते क्योंकि हम फॉलो चार्ट का प्रयोग नहीं करते। हमें लगता है कि हम ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में ही सिर्फ फॉलो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये गलत है पूरी तरह से। हम हर उस सब्जेक्ट में फॉलो चार्ट बना सकते हैं जिसमें हमें अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो जैसे मान लो, सपोज मान लो, ये तो हमने देख लिया, मैं आपको कुछ बुक के नाम बता देती हूँ। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए
एंशिएंट के लिए आप पूनम दलाल को पढ़ सकते हो। मेंस के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, वही आप मिडाइवल के लिए, आप इम्तियाज अहमद, या ओपी वर्मा को पढ़ सकते हैं। ये सारे रेफरेंस मेंस के लिए ओनली। मॉडर्न इंडिया के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगी, वो आप हैं सुमित सरकार। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बच्चे बोलते हैं कि विश्व इतिहास के लिए यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो आप दीनानाथ को पढ़ सकते हैं। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक चाहते हो तो नितिन सिंघानिया बेस्ट है। या उससे भी आप और ज्यादा बेहतरीन पढ़ना चाहते हो ना, पहला तो है नितिन सिंघानिया, और दूसरी जो किताब है आर्ट एंड कल्चर के लिए ये ओम प्रकाश की है। अगर शॉर्ट में और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ओम प्रकाश को, क्योंकि नितिन सिंघानिया थोड़ी सी मोटी हो जाती है। एनालिसिस पावर हाई करने के लिए, एनालिटिकल पावर के लिए ओम प्रकाश की बुक प्राचीन भारत की भी आती है जो बहुत अच्छी है, लेकिन वो एनालिटिकल है, ठीक है। वो एक डायमेंशनल अप्रोच है कि किसके लिए हम क्या सोच पाते हैं। तो ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। तीसरा मैं बता रही थी आपको कि हम डायग्राम नहीं बनाते। सपोज मान लो आपसे पूछ रहा है कि मौर्य कला है ना, कि मौर्य कला क्या है या मौर्य कला की विशेषताओं की का वर्णन करें, तो मौर्य कला से जो डायग्राम बनेगा ना, पहले तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा राजकीय कला, है ना, एक हो जाएगा स्थानीय कला। ठीक है, स्थानीय राजकीय कला के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा स्तूप, ठीक है, एक आ जाएगा राजप्रसाद, चंद्रगुप्त का महल था जिसका नाम था राजप्रसाद। तीसरा आ जाएगा चैत्य, ठीक है। चौथा आ जाएगा गुहा विहार, यानी गुफाओं में जो लेख मिले हैं। और पांचवा आ जाएगा सिर्फ विहार, है ना। ये इतने सारे डायमेंशन को हमने कवर किया। दूसरा अगर हम बात करें स्थानीय कला में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आएगा घेरेदार कुएं, अगला आएगा मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, अगला आएगा मृण मूर्तियां, और पट्टिकाएं। ठीक है, हमने इतने सारी चीजों को डायग्राम में दर्शा दिए, एक डायग्राम दे दिया। सपोज अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि 150 वर्ड में जीएस 1 से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से, आपने इतने सारे चीजों को लिख दिया। अगर इन सबको अगर आप डिफाइन करोगे तो 2 से 2.5 पेज लग जाएगा। हमें क्या करना है कि स्थानीय कला के अंतर्गत सबसे हेड पोर्शन इसका क्या है, राजप्रसाद और स्तूप, दो को हमने अपने विषय वस्तु में प्रेजेंट कर दिया। वही अगर स्थानीय कला के अंतर्गत हम लोग मृदभांड और मृण मूर्तियां को प्रेजेंट कर दिया और इसके उदाहरण दे दिए। जैसे मृदभांड दोनों में डिफरेंस था, है ना। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि स्थानीय मृदभांड जो बनते थे वो कुछ यूं थे, है ना, और जो राजकीय मृदभांड थे उसमें डिफरेंस अलग था। राजकीय मृदभांड कुछ इस तरह से होते थे, इस तरह के बनाए जाते थे, तो दोनों के डिफरेंस को हम दर्शा देंगे, लिख देंगे। दूसरा इसमें कह रहा है कि मृण मूर्तियां, यक्षिणी की मूर्ति मिली हुई है जो पटना के दीदारगंज से मिला हुआ है और उसे सहेज करके पटना म्यूजियम में रखा गया है। उसने अपने कंधे पे चावर धारण किया हुआ है। क्या स्पेशलिटी है, आज वर्तमान से कैसे रिलेट करेंगे उसको, है ना। चावर मतलब समझते हैं, बड़ा सा दुपट्टा ऐसे कृष्ण लोग की शादी में ऐसे लहराता हुआ दिखाता है ना पीछे से, उसी को चावर बोलते हैं। वो सोचिए उस समय में मौर्य काल में उस महिला ने चावर धारण किए हुए। दूसरा इसमें अगर हम लोग करें कि राजप्रसाद, तो राजप्रसाद चंद्रगुप्त का लकड़ी का बना हुआ प्रस्तर की यानी पत्थर के पिलर के सहारे बना हुआ था और एक भव्य महल था। उसकी विशेषता ये है कि उसके चार दीवारी की हुई थी और उस चार दीवारी के आगे
एक गहरी खाई थी, 30 से 35 फीट गहरी, और उस खाई में अगर हम लोग बात करें तो पानी भरा रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टियां गिली रहे ताकि लोग क्रॉस हो। तो ये इसकी विशेषताओं को आप लिखोगे। दूसरा है कि स्तूप, अशोक के स्तूप जो मिले हुए हैं वो किस बात से जुड़े हुए हैं, तो आप वैसा डायग्राम दो ना। हम बहुत ज्यादा से ज्यादा करते हैं मैप लोकेट करना सीख जाते हैं, हम डायग्राम तो देते ही नहीं है। और मैं आपको सिखाऊंगी कि इच एंड एवरी क्वेश्चन में आप डायग्राम दे सकते हो और बढ़िया डायग्राम दे सकते हो। तो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोला, आपके आंसर को पढ़ना शुरू किया, उसे भूमिका के बाद अगर डायग्राम मिल गया तो उसे पता चल गया कि क्वेश्चन का मुख्य बिंदु जो था उसने बच्चे ने लिख दिया है, लेकिन ये सारी चीजें भी कला के अंतर्गत आती था, यानी इस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है। आपको विषय वस्तु में सिर्फ फोकस बिंदु लिखना है, लेकिन डायग्राम में आपको सब कुछ मेंशन कर देना है। तो ये एक अच्छा ब्रॉड माइंड को प्रेजेंट करता है कि बच्चे ने एवरीथिंग अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, और ऐसे नए नए टिप्स मैं आपको प्रेजेंट करती रहूंगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा।